cholecystitis. Chole means gallbladder. Cystitis mean inflammation. यानी गॉल ब्लैडर या पित्ता जो है उसकी सोजिश, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को गॉल ब्लैडर को कहते हैं एक्यूट और क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन उसमें मौजूद होता है। लिवर के नीचे वाली सतह राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जोन में इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। ये पियर शेप गुब्बारा नुमा यानी कि रेजरवायर होता है, थैली होती है जिसमें बाइल रतूबत जो कि जिगर में पैदा होती है और बाइल डक्ट के ज़रिए इस थैली में पहुंचती है। बाइल जो कि लिवर बनाता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। वहाँ से ये सिस्टिक डक्ट जो है उसके ज़रिए ये कॉमन बाइल डक्ट से जाकर मिलती है। सो बाइल डक्ट जो है जिगर से गॉल ब्लैडर से होती हुई कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में जाकर खुलती है और वहाँ तमाम रतूबत जो कि पैंक्रियास से जिगर से मिलती है और गॉल ब्लैडर के अंदर से जो बाइल जमा होती है वो सब मिल के वो निज़ाम हाजमा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करते। इसलिए पैंक्रियाज अपनी रतूबत पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए भेजता है। गॉल ब्लैडर जो है वो जो बाइल स्टोर करता है, रिसीव करता है जिगर से, वो सिस्टिक डक्ट के ज़रिए कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो है खुलती है जाकर ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ जो हम खुराक खाते हैं वो आधी हजम होकर स्टमक के यानी हमारे मैदे से होकर छोटी आंतड़ियों में जाती है। वहाँ फर्दर डाइजेशन होती है और इसके बाद वो खून में जज़ब हो जाते हैं। अज़्ज़ा जो खुराक के डाइजेशन के बाद जज़ब हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन जो होती है, सूजन जिसे कहते हैं, उसमें ये पित्ता जो होता है वो दर्द करना शुरू कर देता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से उसमें एक्सुडेट जमा हो जाता है। वहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करते हैं और वो इस वजह से अटैक करते हैं कि वहाँ इन्फेक्शन होती है या वहाँ पर पथरी बन जाती है। इसके वजूहात में इटियोलॉजी जो है गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन की, उसमें दो मेन कॉजेज़ होती हैं। कैलकुलस फैक्टर यानी कि उसमें पथरियाँ यानी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं जो छोटे से लेकर बड़े बड़े भी हो सकते हैं, उनकी ज़ात मुख्तलिफ हो सकती है। वो बॉडी में बनते हैं, बॉडी से वो बाद दफ़ा नेक ऑफ दी गॉल ब्लैडर और इसके बाद सिस्टिक डक्ट में पहुँच कर वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। कंप्लीट या पार्शियल ब्लॉकेज हो जाती है। जब ये ब्लॉकेज पैदा करते हैं तो उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन आ जाती है, यानी कि पैथोजेन जो मौजूद होते हैं ना वो वहाँ जमा हो जाते हैं। मसलन ई कोलाई है और इसके बाद साल्मोनेला आ जाते हैं। ये जो पैथोजेंस हैं, इसके बाद पैरासाइट्स हैं, वो सब आकर यहाँ पर फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉकेज जो है वो पैदा कर देते हैं। जब पथरियाँ बन जाती हैं, पैथोजेंस वहाँ पहुँच जाते हैं पित्ते के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है और इस कार्रवाई के नतीजे में
इन्फ्लेमेशन यानी पैदा हो जाती है, यानी कि गॉल ब्लैडर का साइज़ बढ़ जाता है, वो टेंडर हो जाता है, इसके बाद उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि मरीज़ जो है इस मर्ज़ का यानी कोलिसिस्टाइटिस का मरीज़ जो है वो दर्द महसूस करता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। और अगर उसे कहा जाए कि भाई आप ज़रा लंबे सांस लो, तो वो जब इंस्पिरेशन करता है तो इंस्पिरेशन के आखिर के ऊपर अगर हम थोड़ा सा पैल्पेट कर दें हाइपोकॉन्ड्रियम के एरिया को, तो वो शिद्दत के साथ दर्द महसूस करता है। और ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं मर्फी साइन पॉजिटिव। इसके अलावा ये जो पित्ते का दर्द होता है, इसकी निशानी मर्फी साइन के अलावा ये है कि ये दर्द रेडिएट करता है टू द राइट टिप ऑफ द स्कैपुला, और इंटरस्कैपुलर स्पेस में इसके रेडिएशन होती हैं। और इसके अलावा सामने एब्डोमेन में ये मिड एपिगैस्ट्रम तक भी फैल जाता है। इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, 4 से 6 घंटे तक भी होती है, मुसलसल हो सकती है या इंटरमीडिएट भी हो जाती है। लेकिन कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर से पहले जो पथरियाँ बनती हैं, वो पथरियाँ भी दर्द पैदा करती हैं, और उसको हम कहते हैं गॉल स्टोन कोलिक, ये कोलाई की पेन होता है। और ये एक रिस्क फैक्टर होता है कोलिसिस्टाइटिस का। तो जब ये पथरियाँ ब्लॉकेज पैदा कर देती हैं तो वो बाइल का बैक प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आगे वो जा नहीं सकती, छोटी अंतड़ियों में जमा नहीं हो सकती, वहाँ जाकर पहुँच नहीं सकती। तो उनके जो बैक प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से वॉल्स के ऊपर इरिटेशन हो जाती है, डिस्ट्रक्शन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, और उनमें एक्सुडेंट जमा हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं जो बाद में मैं जिक्र करूँगा। इसके अलावा कैलकुलस के अलावा ये कैलकुलस टाइप भी कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, और ये क्रोनिक डिजीज़ होती हैं। मसलन इसके बाद ये होता है कि बर्न्स आ जाते हैं, ट्रॉमा हो जाता है, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाते हैं, या एड्स डिजीज़ आ जाती है। ये भी गॉल ब्लैडर के अंदर एक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, यानी कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस से लेकर क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस तक ये जो चीज़ पैदा हो जाती है। अब इसके बाद जो मसला आ जाता है वो ये है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में फीवर होता है, चिल्स होते हैं, नाशिया, वोमिटिंग, फ्लैकुलेंस, डिस्पेप्सिया, जॉन्डिस, डिप्रेशन, ये तमाम अलामात जो है उसमें मौजूद होती हैं। फिर ये होता है कि जॉन्डिस में क्या होता है, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द वाइट ऑफ द आई जो है ये इसमें होता है। प्यूराइटिस आ जाता है, खारिश महसूस करता है, क्योंकि जो ब्लड के अंदर बिलीरुबिन ज़्यादा जमा हो जाती है। तो क्योंकि बाइल जो है उसकी जो ब्लॉकेज होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो नहीं पहुंच सकती स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसकी वजह से वो जो आज़मा जो होता है ना फैट का, फैटी मटीरियल का, वो कम हो जाता है। सिम्टम्स के अलावा आप ये देखेंगे कि मरीज़ का यूरिन जो है वो डार्क कलर हो जाता है, स्टूल जो है पेल हो जाता है। ये सब अलामात जो होती हैं ये सारी कोलिसिस्टाइटिस में मौजूद होती हैं। और पेन के बारे में ये है कि इसका जो दर्द होता है उसकी निशानी ये होती है कि वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, और वहाँ से ये रेडिएशन होती है इसकी टिप ऑफ द राइट स्कैपुला। ये एक स्पेसिफिक साइंस होता है, ये इसमें डायग्नोस्टिक साइन होता है कोलिसिस्टाइटिस में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि मर्फी साइन से और उसकी जो रेडिएशन ऑफ द पेन जो है टिप ऑफ राइट स्कैपुला, वहाँ से ही पता चल जाता है। और इसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ जाती है, फ्लैकुलेंस आ जाती है, डिस्पेप्सिया आ जाता है, एब्डोमिनल पेन आ जाते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं। इसके अलावा जब वे कन्वर्ट हो जाए इनटू क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस तो उसमें वेट लॉस आ जाता है, लॉस ऑफ एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट आ जाता है। ये सब चीज़ें जो है इसमें अलामात में शामिल हो जाती हैं।
तो उसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस आ जाती है, सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, इसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें जो सीरम एमाइलेज जो है एंजाइम जो है वो और दीगर एंजाइम जो पैंक्रियाज पैदा करता है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मसलन लाइपेजेस, प्रोटीएज जो होता है, एंजाइम जो होते हैं ना, उनकी मिकदार जो है वो उतनी होती है, नॉर्मल रेंज में होती है। अलावा एक्सरे, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन, इसके अलावा सीटी स्कैन, सबसे बेहतरीन पेक्यूलर जो है ना डायग्नोस्टिक जो है हमारे पास जो टेस्ट है वो है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसे कहते हैं। ये भी एक्सरेज इस्तेमाल होती है इसमें, लेकिन इसमें डिटेल स्टडीज़ हो जाती है जो कि प्लेन एक्सरे जो है ना उसमें नहीं हो सकता। तो इसमें ज़्यादा तफसील के साथ स्टडी किया जा सकता है। इसके अलावा जो आती है वो होती है कि पेट्स आ जाती है, स्कैन जो आ जाती है। पेट स्कैन जो होता है ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन की ब्रांच है। इसमें रेडियो एक्टिव शुगर जो है वो इंजेक्ट की जाती है वेन के थ्रू, और इसके अलावा फिर वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती है ना उनके थ्रू वो सारा जो है जहाँ जहाँ कार्सिनोमा मौजूद होता है, ट्यूमर मौजूद होता है या सेल्स मौजूद होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वहाँ जो है वो पता चल जाता है। एमआरआई होता है, एमआरआई भी में आ जाता है वो अब डिटेल, लेकिन इसमें एमआरआई में एक्सरेज का कोई काम नहीं होता। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है। उसके ज़रिए हम लोग जो डिटेल स्टडी करते हैं कि वॉल्स ऑफ दी अपना जो गॉल ब्लैडर है उसमें पैथोलॉजी के, अगर वहाँ पर कोई ट्यूमर बन रही है तो कैंसर बन रहा है तो वो सारा इसके ज़रिए मालूम किया जा सकता है। पथरियों का पता चल सकता है, उसकी साइज़ कितना है या उनका नंबरिंग कितने है, उसकी लोकेशन जो है कहाँ कहाँ है। अब इसके बाद चीज़ आ जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये एक एक्सटर्नल होती है जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। एक होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी जो होती है इस्तेमाल करके, तो उसके इमेजेस दिए जाते हैं। इसमें भी छोटे से छोटी जो है ना, अगर फर्ज करो कि ग्रोथ हो रही है एबनॉर्मल कैंसर की, तो वो भी डिटेक्ट हो जाती है, इसके के थ्रू हो जाती है। तो आउटसाइड भी आप जो है प्रोब इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइस को, एब्डोमेन के थ्रू भी वो साउंड वेव्स के थ्रू आप पिक्चर ले सकते हैं। या फिर ये होता है कि एंडोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको आप थ्रोट के ज़रिए लोकल एनेस्थीसिया देकर थ्रोट के ज़रिए आप पास करते हैं स्टमक में, स्टमक के ज़रिए फिर ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो में जाता है, उसके एंड के ऊपर वो जो है कैमरा और लाइट फिट होती है। इसके थ्रू फिर आप मॉनिटर कर सकते हैं बाहर कंप्यूटर के ऊपर तमाम इंटरनल स्ट्रक्चर पैथोलॉजी जो गॉल ब्लैडर के अंदर हो रही है वो, या डक्ट्स, सिस्टर डक्ट हो गया, बाइल डक्ट हो गया, कॉमन बाइल डक्ट हो गया, या पैनक्रियाटिक डक्ट में, इन सब को स्टडी किया जा सकता है। ये जो है डायग्नोस्टिक जो है प्रोसेस है, ये डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी इसका यूज़ होता है। आप इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट गुजार के, तो अगर कहीं स्टोन छोटा बड़ा है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, तो वहाँ आप इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये है, अगर आप डाई इंजेक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा क्लियर मतलब स्टडी करना चाहते हैं, व्यू लेना चाहते हैं एंटीरियर ऑफ द एब्डोमेन का, तो आप ये करते हैं कि उसमें कैथीटर पास किया जाता है। कैथीटर में कंट्रास्ट मीडिया यानी रेडियो ओपेक डाई जो है वो इंजेक्ट की जाती है, और फिर इसके बाद एक्सरेज फिल्म ली जाती है, उसमें वो सारे कंट्रास्ट इमेजेस आ जाते हैं, तो उसमें हर जगह का एक पूरी आपके पास फ़ोटो आ जाएगी कि वो स्टडी मुकम्मल हो जाती है, जिसमें आप गॉल ब्लैडर
पैंक्रियाज, मुंह से डक्ट्स आ जाती हैं, डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन भी स्टडी किया जा सकता है।